आकस्मिक एवं स्थल निर्देशित उत्परिवर्तन। आकस्मिक उत्परिवर्तन जो है वो वातावरण में पहले से जीवों में उपस्थित होते हैं और वो कम मात्रा में होते हैं, परंतु जब विशिष्ट परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो जिन जीवों में वो उत्परिवर्तन होता है जो उस वातावरण के अनुसार श्रेष्ठतम अनुकूलित होता है, तो ऐसे जीवों का चयनात्मक गुणन होता है और वो उस वातावरण में उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों द्वारा उत्पादित कीटनाशक एवं प्रतिजैविक जब वातावरण में प्रविष्ट कराए गए तो जीवों को जिनके विरुद्ध ये कीटनाशक एवं प्रतिजैविक बने थे उनको नया वातावरण मिला, तो इन जीवों ने इस वातावरण के अनुसार अपने को ढाला और प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की। ये जैसे उदाहरण के लिए कॉकरोच की जनसंख्या क्लोडेन के प्रति असंवेदनशील हो गई, मक्खी हाउसफ्लाई डीडीटी के प्रति प्रतिरोधक हो गए और बैक्टीरिया संक्रमणकारी बैक्टीरिया प्रतिजैविक के विरुद्ध रेजिस्टेंट हो गए। तो इन जीवों में उत्परिवर्तन के द्वारा ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। जैसे कि जो पैथोलॉजिकल या इन्फेक्टिव बैक्टीरिया हैं उन्होंने एंटीबायोटिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की। तो इन जीवों को ऐसे वातावरण का लाभ मिला क्योंकि जो संवेदनशील जीव थे, जो नॉन रेजिस्टेंट थे, उनके लिए ये परिस्थितियां लीथल हो गई और घातक हो गई, जिससे वो जीव नष्ट हो गए, संवेदनशील जीव। और जो रेजिस्टेंट पॉपुलेशन थी, जो जिनके पास प्रतिरोधक क्षमता थी, वो ऐसे वातावरण में वृद्धि कर पाए और उन्होंने एक प्रतिरोधक जनसंख्या उत्पन्न की गुणन करके। तो अतः वातावरणीय दाब जो है वो उसके निर्देश पर वंशानुगत उत्परिवर्तन नहीं होते, वो वातावरण में उत्परिवर्तन पहले से उपस्थित होते हैं और ऐसा वातावरण उन उत्परिवर्तनों का चयन करता है जिससे ऐसे फिनोटाइप निर्मित हो जो उस नए वातावरण के लिए श्रेष्ठतर अनुकूलित होते हैं। स्थल निर्देशित उत्परिवर्तन, जब जीन के डीएनए क्रम अथवा जीन उत्पाद में विशिष्ट सुविचारित परिवर्तन किया जाए तो उसे स्थल निर्देशित उत्परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए एक डीएनए खंड है जिसमें वो जीन उपस्थित है जिसमें उत्परिवर्तन लाना है, तो उस डीएनए खंड के अनुरूप एक प्राइमर बनाएंगे जो उसके टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और उसमें कुछ क्षारक्रम परिवर्तित कर देंगे, वो उत्परिवर्तन उसमें कुछ क्षारक्रम परिवर्तित करके कर देंगे, वो वांछित उत्परिवर्तन उस डीएनए प्राइमर में उपस्थित होगा। फिर इस डीएनए प्राइमर को टेम्पलेट डीएनए के साथ संकरण कराते हैं, तो ये जो प्राइमर है वो टेम्पलेट डीएनए से हाइब्रिडाइज कर जाएगा और फिर इस प्राइमर का दीर्घीकरण डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा कराते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसका दीर्घीकरण इसलिए कर देता है क्योंकि एक वो टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है प्राइमर और उसमें कुछ ही मिसमैच्ड बेस पेयर उपस्थित हैं जो कि स्थल निर्देशित उत्परिवर्तन के लिए किए गए हैं। और जब डीएनए पॉलीमरेज 1 की सहायता से वाइल्ड टाइप जीन का प्रतिकृतिकरण हो जाता है तो उससे वांछित परिवर्तित जीन प्राप्त होता है। इस वांछित परिवर्तित जीन को हम वाहक के साथ निवेश कराते हैं और वेक्टर के साथ निवेश कराते हैं और फिर परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराते हैं और उसका क्लोनन करते हैं जिससे कई प्रतियां प्राप्त होती हैं। इन प्रतियों की सहायता से उस जीन का अध्ययन किया जा सकता है। कार्सिनोजेंस के लिए एम्स परीक्षण, मैमल्स में उत्परिवर्तन के संचय एवं कर्कट रोग के मध्य सबल संबंध है, अतः ऐसे पदार्थों का अध्ययन करना जिसके द्वारा उत्परिवर्तन संभव हो सकता है, इसके लिए एम्स म्यूटाजेनिसिटी टेस्टिंग की जाती है। जंतुओं में प्रयोग द्वारा ये पाया गया कि जिन पदार्थों की जो पदार्थ कार्सिनोजेनिक होते हैं वो 90% म्यूटाजेनिक भी
होते हैं। तो इसके लिए एम्स परीक्षण में सैल्मोनेला टाइफिमूरियम का एक स्ट्रेन जिसमें हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक हिस्टिडीन संश्लेषण की के प्रक्रम के एक एंजाइम को निष्क्रिय कर दिया गया है, उस स्ट्रेन का चयन किया जाता है और उसे हिस्टिडीन मुक्त माध्यम में प्लेट करते हैं। तो बहुत कम कोशिकाएं वृद्धि कर पाती हैं क्योंकि उनमें हिस्टिडीन नहीं संश्लेषित हो पाता है, इसलिए वो बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जो कॉलोनीज विकसित करती हैं वो बहुत कम होती हैं और उनमें स्वतः बैक म्यूटेशन होने के कारण हिस्टिडीन प्रक्रम फिर से कार्य करने लगता है, इसलिए वो वृद्धि कर पाती हैं। तो 3 हिस्टिडीन मुक्त माध्यम वाली प्लेट ली जाती है, बी, सी एवं डी। उनमें बराबर की कोशिकाओं की संख्या से इन प्लेटों को इनोकुलेट किया जाता है सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा, और फिर इन प्लेटों के मध्य में एक फिल्टर पेपर डिस्क रखी जाती है जिसमें उत्परिवर्तजन कम होती सांद्रता में उपस्थित होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में उपस्थित होता है। तो जब इसी प्लेट में सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम वृद्धि करता है तो देखा ये गया जहाँ पे ये फिल्टर पेपर डिस्क उपस्थित है म्यूटाजेन की, और जहाँ सांद्रता बहुत अधिक है तो वहाँ क्लियर जोन मिलती है, क्योंकि वो उतनी सांद्रता घातक होती है बैक्टीरिया के लिए, लीथल होती है, इसलिए वहाँ पे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे फिल्टर पेपर से दूर कार्सिनोजेन डिफ्यूज करता है तो उसकी सांद्रता कम होती जाती है, और वो सब लीथल कॉन्सेंट्रेशन पे जब पहुंचता है तो वो बैक म्यूटेशन कराता है क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक है, और इस कारण से कई बैक्टीरिया वृद्धि कर पाते हैं। जब दूसरी फिल्टर पेपर डिस्क में देखते हैं जिसमें कम सांद्रता है म्यूटाजेन की, तो उसमें और करीब कॉलोनीज विकसित होती हैं बैक्टीरिया की बैक म्यूटेशन के कारण उस कार्सिनोजेन की उपस्थिति में। और जब बहुत कम सांद्रता में वो कार्सिनोजेन उपस्थित होता है तो वो बैक म्यूटेशन की दर को और अधिक बढ़ा देता है। तो यहाँ पे कार्सिनोजेन की सांद्रता और बैक म्यूटेशन की दर के मध्य संबंध भी दर्शाया गया है। उत्परिवर्तजनों की तुलना उत्परिवर्तन दर पर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा की जा सकती है। जितना अधिक म्यूटाजेनिक होगा पदार्थ उतना अधिक उत्परिवर्तन दर होगी और बैक म्यूटेशन होगा। कई पदार्थों का कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके बाद वो म्यूटाजेनिक हो जाते हैं। तो कई बार जो पदार्थ लिए जाते हैं उनका यकृत निष्कर्षण में इंक्यूबेशन करा जाता है, उसके बाद म्यूटाजेनिसिटी परीक्षण करते हैं, और कई पदार्थ इस उपचार के पश्चात ही म्यूटाजेनिक होते हैं। उत्परिवर्तनों को सहज स्तर पर रखने के लिए जीवों में कई रिपेयर तंत्र बने, मरम्मत विधियां बनी हैं, और ये रिपेयर तंत्र ये दर्शाते हैं कि कोशिका की उत्तरजीविता के लिए ये डीएनए रिपेयर सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, तथा ये भी दर्शाता है कि कितने स्रोतों द्वारा डीएनए को क्षति पहुंच सकती है। तो कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला है डैम मिथाइलेज रिपेयर तंत्र जो मिसमैच बेसिस को रिपेयर करता है। दूसरा है बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम जो असामान्य क्षारों का रिपेयर करता है। तीसरा है न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम जो डीएनए लीजन्स जो संरचनात्मक परिवर्तन डीएनए में आते पिरिमिडीन डायमर्स के द्वारा उनका रिपेयर करता है। और चौथा है डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम जो कि पिरिमिडीन डायमर्स को रिपेयर करता है। फोटो रिएक्टिवेशन एक ऐसा रिपेयर तंत्र है जिसमें ऐसी एंजाइम कार्य करती है जो बिना किसी न्यूक्लियोटाइड को पृथक किए थाइमीन डायमर को विभाजित कर देती है। उदाहरण के लिए डीएनए फोटोलाइसिस द्वारा उत्प्रेरित साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डायमर्स का प्रत्यक्ष रूप से फोटो रिएक्टिवेशन अर्थात थाइमीन डायमर्स के मध्य आबंध का विदलन। तो इसमें जो ये फोटोलाइसिस हैं ये थाइमीन डायमर्स पे क्रिया करती हैं और उनके मध्य आबंध को विदलित कर देती हैं। ये थाइमीन डायमर्स यूवी प्रकाश द्वारा बनते हैं
और फोटोलाइसिस को इस क्रिया विदलन की क्रिया करने के लिए नीले प्रकाश की आवश्यकता होती है, उससे ऊर्जा प्राप्त करती है। फोटोलाइसिस में दो सहकारक उपस्थित होते हैं जो प्रकाश अवशोषक की तरह कार्य करते हैं। एक क्रोमोफोर जो है वो FADH माइनस होता है तथा इकोलाई और ईस्ट में दूसरा क्रोमोफोर फोलेट होता है। ये एंजाइम थायमीन डाइमर से अंधेरे में बंधन कर पाती है परंतु आबंध का विदलन नहीं कर पाती है। जब इसको नीले प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है तभी ये थायमीन डाइमर का विदलन कर पाती है। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, ये सामान्य प्रकार का DNA खंड है जिसपे यूवी विकिरण से जब इसे विकिरणित करते हैं तो थायमीन डाइमर निर्मित होता है और जब थायमीन डाइमर निर्मित होता है तो फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम इस थायमीन डाइमर से बाइंड कर लेती है, फोटोलाइज इससे बाइंड कर लेती है परंतु ये तब तक निष्क्रिय रहती है बंधन करने के बाद जब तक इसको ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त ना हो, विशिष्ट रूप से नीले प्रकाश से प्राप्त ना हो। जब नीला प्रकाश ये अवशोषित कर लेती है, नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो ये सक्रियत हो जाती है और थायमीन डाइमर का विदलन कर देती है। जब थायमीन डाइमर का विदलन हो जाता है तो वो सामान्य थायमीन में परिवर्तित हो जाता है तो एंजाइम मुक्त हो जाती है और पुनः प्राकृतिक DNA रिपेयर्ड DNA खंड प्राप्त हो जाता है।